भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरा होने के अवसर पर दक्षिण कोरिया गणराज्य के 108 बौद्ध तीर्थयात्रियों ने 9 फरवरी से 23 मार्च तक भारत और नेपाल स्थित पवित्र बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया। 43 दिनों की यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ाना था। भारत में बौद्ध पर्यटन सर्किट को बौद्धिक पहचान देना और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को दुनिया भर में प्रचारित करना आयोजन का मुख्य उद्देश्य था। यात्रा के दौरान भ्रमण स्थलों में बुद्ध के जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण स्थल शामिल रहे। 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के मरोल में अलजामिया तुस सैफियाह यानी सैफी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। अलजामिया तुस सैफियाह दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। परम पावन सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के मार्गदर्शन में संस्थान परंपरा, साहित्य और संस्कृति की रक्षा के लिए अनूठा काम कर रहा है। देश ही नहीं विदेश में भी बोहरा समुदाय के लोग उत्कृष्ट मानवीय सेवा के काम में अनवरत लगे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 अप्रैल को किया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के मद्देनजर वैश्विक बौद्ध धर्म नेतृत्व द्वारा समस्याओं के हल प्राप्त करने के लिए नीतिगत सहयोग आयोजन का मुख्य उद्देश्य था। शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई कि कैसे बौद्ध धर्म के मौलिक मूल्य समकालीन परिस्थितियों में प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। संत शिरोमणि और महान समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भूमि पूजन में 20,000 से अधिक गांवों की मिट्टी और 300 से अधिक नदियों से लाए जल का उपयोग किया गया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में करीब 100 करोड़ की लागत से बन रहे संत रविदास के भव्य मंदिर का निर्माण बेहद विशिष्ट है। सामाजिक रूढ़ियों, कर्मकांड और बाह्य आडंबर का आजीवन विरोध करने वाले महान संत रविदास जी की शिक्षाओं में सामाजिक मूल्यों को नए सिरे से परिभाषित किया गया। संत रविदास का यह मंदिर सामाजिक समरसता का केंद्र होगा। तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में जगतगुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया। बाल रूप में स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य की इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ वननेस यानी एकात्मता की प्रतिमा कहा गया है। माना जाता है कि केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य बाल्यावस्था में संन्यास लेने के बाद ओंकारेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु गोविंद भगवत पाद से 4 वर्ष तक रहकर विद्या प्राप्त की। ओंकारेश्वर से ही 12 वर्ष की आयु में देश के अन्य हिस्सों में अद्वैत वेदांत के प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने प्रस्थान किया। केंद्र सरकार के प्रयास से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आम जनमानस के श्रद्धा केंद्र सांवलिया सेठ मंदिर के विस्तार पर करोड़ों रुपए खर्च कर आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांवलिया सेठ के दरबार में पहुंचे और पूजा अर्चना की। माना जाता है कि सांवलिया सेठ मंदिर में स्थापित विग्रह वही है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। व्यापार जगत में इस मंदिर की विशेष मान्यता है और व्यापार जगत से जुड़े लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सांवलिया सेठ को अपना व्यापारिक साझीदार भी बनाते हैं। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ज्योलिंगकोंग मंदिर और पार्वती कुंड पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की और ध्यान लगाया। इस क्षेत्र को आदि कैलाश कहा जाता है और पार्वती कुंड को मानसरोवर झील की तरह ही पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने ध्यान किया था। चीन सीमा से सटा यह मंदिर प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल है। आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदि कैलाश यात्रा के बाद इस स्थान को नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और देसी विदेशी पर्यटकों में इस गंतव्य के लिए विशेष आकर्षण देखने को मिला। पवित्र तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर पूरी दुनिया में फैले सनातन धर्मावलंबियों के लिए अगाध श्रद्धा का केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को
भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम पहुंचे। भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में प्रधानमंत्री ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। 18 दिसंबर को अपनी काशी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का लोकार्पण किया। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज को समर्पित ये मंदिर प्राचीन स्थापत्य और नवीन तकनीक का अनूठा संगम है। करीब 64,000 वर्ग फीट में निर्मित 7 मंजिला इस मंदिर का गुंबद 125 पंखुड़ियों वाले विशालकाय कमल पुष्प की तरह है। गुलाबी मकराना पत्थरों की दीवारों पर स्वरवेद की सूक्तियां अंकित की गई हैं। इस महामंदिर में 20,000 से अधिक लोग एक साथ बैठकर साधना कर सकते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 जनवरी को ऐतिहासिक लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो जय हिंद का उद्घाटन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर्यंत कार्यक्रमों के तहत यह आयोजन भारत के ऐतिहासिक स्थानों को प्रेरणा स्थल बनाने का एक प्रयास था। कार्यक्रम के लाइट एंड साउंड शो मातृभूमि में भारत के हजारों साल के इतिहास को सामंजस्य के साथ समाहित किया गया। कार्यक्रम का मकसद भारत को गुलामी से मुक्त कराने में अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले अनगिनत शहीदों से हमारी युवा पीढ़ी को परिचित कराना था। ग्यारह से 19 फरवरी तक मुंबई के आजाद मैदान में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन मुंबई के लोगों के लिए परस्पर एक दूसरे की संस्कृति को समझने और भारत की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक परंपराओं का अनुभव करने का बेहतरीन मौका बना। उत्सव में भारत भर के लगभग 350 लोक कलाकार और आदिवासी कलाकार और साथ ही 300 से अधिक अन्य कलाकारों ने हिस्सा लिया। कुछ ट्रांसजेंडर कलाकार और दिव्यांग कलाकारों के साथ ही प्रसिद्ध शास्त्रीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत देश भर में साल भर विशेष बैठकों का आयोजन किया गया। संस्कृति पर आधारित कार्य समूह की बैठक का आयोजन भारत के विलक्षण सांस्कृतिक केंद्र खजुराहो में आयोजित हुआ। देश के अन्य हिस्सों में भी आयोजित संस्कृति संबंधी बैठकों में विदेशी मेहमानों ने भारत की विविधता भरी संस्कृति को करीब से देखा। सौराष्ट्र तमिल संगमम ने सौराष्ट्र के तमिलों को अपनी जड़ों से एक बार फिर से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम का आयोजन 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक सोमनाथ में हुआ। 10 दिन के इस संगमम में हिस्सा बनने के लिए 3000 से अधिक लोग एक विशेष ट्रेन से सोमनाथ आए। काशी तमिल संगमम की तरह ही सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत राष्ट्रीय एकता और अखंडता और सामाजिक समरसता को प्रगाढ़ करने के लिए किया गया। उनतीस अप्रैल को प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पूरा होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में स्थित ASI स्मारकों सहित 13 प्रतिष्ठित स्थानों पर अत्याधुनिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो के माध्यम से इस अवसर को और यादगार बना दिया। आयोजन के जरिए मन की बात में संबोधित विविध विषयों और थीम की तर्ज पर प्रत्येक स्मारक पर प्रोजेक्शन के द्वारा उसके ऐतिहासिक स्थापत्य महत्व, क्षेत्र की विशिष्टता और भारत की विविधता को उजागर किया गया। पाँच जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की, जिसका मकसद जन भागीदारी के जरिए रामसर स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में ये रामसर स्थल पर्यावरण पर्यटन का केंद्र बनेंगे और हजारों लोगों के लिए हरित रोजगार का स्रोत बनेंगे।
इसी दिन एक और योजना मिष्टी योजना की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य देश के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना और उसकी रक्षा करना है। योजना के तहत देश के 9 राज्यों में मैंग्रोव कवर को बहाल किया जाएगा। पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को की जीवंत विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 17 सितंबर को सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिट के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्रसिद्ध कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1 सदी पहले शांति निकेतन में विश्व भारती का निर्माण किया था। भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक शांति निकेतन में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, ललित कला, संगीत, मंच कला, शिक्षा, कृषि विज्ञान की पढ़ाई की जाती है। G20 की अध्यक्षता में भारत ने दुनिया के सामने आत्मनिर्भर भारत का खाका तो खींचा ही, साथ ही भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी दुनिया को रूबरू कराया। भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं का स्वागत कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के चक्र के बैकड्रॉप में किया। तो वहीं विदेशी अतिथियों के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में उनकी अगवानी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बैकड्रॉप में किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जो कई सदियों तक अस्तित्व में रहा। रात्रि भोज के दौरान विश्व नेताओं को भारत की विविधतापूर्ण सांस्कृतिक वैभव की झलक भी देखने को मिली। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में 14 से 27 नवंबर तक ब्रजरज महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव ब्रज की संस्कृति के साथ साथ समूचे उत्तर भारत की संस्कृतियों का समागम था। ब्रजरज महोत्सव में 23, 24 और 25 नवंबर को मीराबाई के 100वें जन्मोत्सव कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ब्रजरज महोत्सव में हेमा मालिनी की मीरा नाट्य नाटिका के अलावा अनेक राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। नागालैंड के सबसे प्रतिष्ठित हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नागालैंड के हेरिटेज विलेज किसामा में किया गया। हॉर्नबिल महोत्सव पूरी दुनिया के कला संस्कृति प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र होती है, क्योंकि यहाँ प्रामाणिक नागा संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हॉर्नबिल महोत्सव ने इस साल एक नया मील का पत्थर स्थापित किया। इस साल इस आयोजन ने लगभग 1,54,000 से ज्यादा आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित किया। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का वाराणसी में उद्घाटन किया। तमिलनाडु से 7 विशेष ट्रेनों द्वारा 7 विशिष्ट समूह आगामी 30 दिसंबर तक काशी, प्रयागराज और अयोध्या का भ्रमण करेंगे। भगवान विश्वेश्वर की काशी और तमिलनाडु के भगवान रामेश्वर के अटूट संबंध को और प्रगाढ़ करना आयोजन का मकसद है। करीब 1 पखवाड़े तक चलने वाले इस आयोजन में तमिलनाडु और काशी की कला, संस्कृति, हथकरघा, हस्तशिल्प और अन्य आयामों का परस्पर संगम हो रहा है। काशी के नवनिर्मित नमो घाट पर तमिलनाडु और काशी की संस्कृति से जुड़े अनेक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई को नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन किया। उन्होंने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय के वर्चुअल वॉक थ्रू का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर टेक्नो मेला, संरक्षण प्रयोगशाला और प्रदर्शनियों को देखा। एक्सपो का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का उत्सव मनाने के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई को जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा भारत और जापान के बीच दोस्ती और सद्भावना के प्रतीक के रूप में हिरोशिमा शहर को भेंट की गई। कांस्य की इस प्रतिमा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित राम वंजी सुतार ने तैयार किया है। प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो अमर हो जाते हैं। कुछ तिथियां काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर बन जाती हैं। ऐसी ही तारीख 28 मई रही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। नया संसद भवन भारतीयता और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। इस मौके पर एक और इतिहास रचा गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बलवती भावना के तहत 1947 में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक पवित्र सेंगोल को एक भारत श्रेष्ठ भारत की बलवती भावना के तहत परंपरागत तरीके से लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समानांतर स्थापित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नई संसद का लोकार्पण भारत की जनता द्वारा दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को दिया गया अनुपम उपहार है। 16 जून को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय पुस्तकालय सोसाइटी की एक विशेष बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल से संबंधित ऐतिहासिक उपलब्धियों को सजो कर रखा गया है। नया नामकरण देश के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित है और यह लोकतंत्र के प्रति देश की गहरी प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। देश की सांस्कृतिक विविधता और वैभव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व मंच पर नए सिरे से स्थापित कर रहे हैं। ऐसा ही वाकया पूरी दुनिया ने तब देखा जब अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला को देशवासियों की तरफ से उपहार दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार नक्काशी का चंदन की लकड़ी से बना बॉक्स भेंट किया, तो वहीं जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का हरा हीरा भेंट किया। नोएडा के सेक्टर 78 में 9 जुलाई को वेद वन पार्क का उद्घाटन किया गया। 12 एकड़ में बने इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले वेद वन पार्क में भ्रमण करने का आदर्श स्थान है। पार्क आम लोगों के लिए फ्री है। सप्त ऋषियों पर आधारित वेद वन पार्क हमारी ऋषि मुनि परंपरा को समर्पित है। पार्क के हर क्षेत्र में सप्तऋषियों के जीवन से जुड़ी किसी घटना को मूर्ति या कला के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। इसे अब भारत मंडपम के रूप में जाना जाता है। भारत मंडपम G20 शिखर सम्मेलन का केंद्र बिंदु रहा, जहां पूरी दुनिया ने बदलते भारत का नया स्वरूप देखा। भारत मंडपम केवल एक कन्वेंशन सेंटर भर ही नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ ही साथ अत्याधुनिक भारत के बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनियों के आयोजन का स्थल भी है। भव्य उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति सिक्के जारी किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अगस्त को मध्य प्रदेश के भोपाल में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और उत्कर्ष लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि वही साहित्य और कलाएं सार्थक हैं जो समावेशी हो और जिसमें हर वर्ग क्षेत्र की भावनाओं की अभिव्यक्ति हो। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं की प्रमुख कृतियों का अन्य भाषाओं में अनुवाद भारतीय साहित्य को और समृद्ध करेगा।
एक ओर देश की सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत से तस्करी की गई सदियों पुरानी मूर्तियों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते साल अकेले अमेरिका से ही 105 से अधिक प्राचीन मूर्तियों और अनमोल धरोहरों को भारत वापस लाया गया। भारत लाए जाने के बाद इन मूर्तियों को उन राज्यों को वापस कर दिया गया जहां से इन्हें कभी गायब किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले 6 सितंबर को भारत मंडपम परिसर में अष्टधातु से बनी दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई। इसकी ऊंचाई 27 फीट, चौड़ाई 21 फीट और वजन लगभग 18 टन है। नटराज की मूर्ति का निर्माण तमिलनाडु के स्वामी मलाई के श्री राधा कृष्ण की अगुवाई में शिल्प शास्त्र में उल्लिखित सिद्धांतों और मापों का पालन करते हुए पारंपरिक तरीके से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूम के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया। इसे लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। यशोभूम में एक शानदार कन्वेंशन सेंटर, कई प्रदर्शनी हॉल और अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। 11,000 से अधिक प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर में 15 कन्वेंशन रूम, ग्रैंड बॉल रूम और 13 मीटिंग रूम हैं। तेईस सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। स्टेडियम की विषयगत वास्तुकला भगवान शिव से प्रेरित है। अर्धचंद्राकार छत के कवर, त्रिशूल के आकार की रोशनी, घाट सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था और अगले भाग पर बेलपत्र के आकार की धातु की चादरों की डिजाइन से स्टेडियम को आकार दिया गया है। स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी। 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला वाराणसी का यह अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है।